टू पार्ट 2 ऑफ द बेसिक पॉलिटी। लास्ट टाइम हमने किस किस जगह से हमने क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राइव किया हमने वो पढ़ा था। राइट नाउ वी जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली बात तो इसकी हिस्ट्री हम जानते हैं। जो मोतीलाल नेहरू जो थे, जो नेहरू जी जो थे, मतलब जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं, कमिटी हैज़ उनके नाम पे कमिटी है, उन्होंने डिमांड किया था बिल ऑफ राइट्स एज फार बैक इन, उन्होंने कब तक 1928 में उन्होंने एक फंडामेंटल राइट्स के लिए उन्होंने एक बिल पूछा था, मांगा था। आफ्टर इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स, और उन राइट्स को, जो उनकी विजन्स थी, जो उनका सोचना था, उन राइट्स को उन्होंने प्रोटेक्ट किया एज अ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्या है? द वर्ड फंडामेंटल सजेस्ट दैट दीज राइट्स आर सो इम्पॉर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सेपरेटली लिस्टेड दैम। अब इनका इतना इम्पॉर्टेंस है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको बहुत ही अलग से लिख के दिया है कि ये जो है, सो इम्पॉर्टेंस वी वर टॉकिंग अबाउट, द वर्ड फंडामेंटल सजेस्ट दैट दीज राइट्स आर सो इम्पॉर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेपरेटली लिस्टेड देम। बिकॉज अल्टीमेटली एक सिटीजन के पास क्या राइट्स होने चाहिए, बिकॉज ऑल्दो हमने फ्रीडम ली है तो हर किसी के पास एक अच्छे इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए। तो वो उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है, तो उसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट भी ये ऐसे राइट्स है जो गवर्नमेंट खुद भी नहीं कर सकती है। जैसे कि हमें पता है केशव नंदा भारती केस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर को गवर्नमेंट भी कर्टेल नहीं कर सकती है। तो वही चीज़ है कि ये ऐसी चीज़ है जो कि गवर्नमेंट भी वॉलेट नहीं कर सकती है। जुडिशरी हैज़ द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम वायलेशंस फ्रॉम बाय एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, बट दे आर नॉट एब्सोल्यूट। हमें पता है कि अगर इंडिया के अंदर कोई भी राइट है तो वो एब्सोल्यूट तो है ही नहीं, वो अनलिमिटेड तो है ही नहीं। उसके अंदर कुछ ना कुछ रिस्ट्रेंट्स होंगे, कुछ ना कुछ डेफिनेटली कुछ ना कुछ राइट्स में रिस्ट्रेंट्स तो ज़रूर होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऑर्डिनरी राइट्स के अंदर और फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्या डिफरेंस है कि फंडामेंटल राइट्स जो है जस्टिशिएबल है, कि आप क्लेम कर सकते हो कोर्ट में जाके कि ये मेरा ना हर्ट हुआ है, ये राइट मेरा हर्ट हुआ है। बट ऑर्डिनरी राइट्स में अब जस्टिशिएबल ज़रूरी नहीं है, वो गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के काफ़ी बेसिस के ऊपर देखा जाता है। बट अगर फंडामेंटल राइट अगर आपका कोई भी ब्रेक होता है, आप डायरेक्टली कोर्ट पे अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो ऑर्डिनरी राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ, मे बी चेंज बाय लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, गारंटेड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, एंड चेंज बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, मतलब इनको आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला के ही चेंज कर सकते हो। ठीक है, प्रीएम्बल मेंशन टू थिंग्स अबाउट इक्वालिटी, दो चीज़ों के बारे में बोलता है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, कि सबका स्टेटस जो है वो इक्वल होना चाहिए, और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि अपॉर्चुनिटी जो है वो सबको इक्वल मिलनी चाहिए। तो ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन्जॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी, जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी के वो इन्जॉय करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाइज दैट द गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट सोशल स्कीम्स एंड मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी इसीलिए इम्प्लीमेंट की गई थी कि कुछ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसका वेलफेयर उनको करना था, बट वो डायरेक्टली उनको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं कर सकते थे, बिकॉज क्योंकि किसी का वेलफेयर करने के लिए फाइनेंस चाहिए, और हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम इतने फाइनेंशियली सॉलिड नहीं थे कि हम उस चीज़ को परस्यू कर सकें, राइट। तो ये इक्वालिटी के बारे में हो गया, और प्रीएम्बल क्या बोलता है वो हमें पता लग गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि अगर मान लो अगर कोई भी अगर इंसान आपको लग रहा है कि वो हमारे सिक्योरिटी को हार्म कर सकता है, तो उसको ना कॉग्निजेबल ऑफेंस चलते कोई भी पुलिस जो है उसको डिटेन कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को हार्म कर सकता है। तो वो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, होता है कि पर्सन जो होगा वो डिटेन किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट फील कर रही है कि यार ये ना हमारी सिक्योरिटी को और पीस को हार्म कर सकता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर 3 मंथ्स। अब पहले ना एक पार्लियामेंट्री कमेटी है वो ये बोल रही थी कि हम इसको 3 महीने से लेकर 2 महीने में कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हो सकता है कि यार हमने किसी को डिटेन करा तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो गलत ही हो, वो इंसान हो सकता है बहुत सारे
चीज़ें डिफरेंट कर रही हो, तो इसलिए उनको ये बोला गया कि आप इसको 2 की जगह 3 की जगह 2 कर दो। बट ये अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी भी ये 3 ही मंथ्स है कि कोई भी इंसान है उसको 1 साल मैक्सिमम और मिनिमम 3 महीने तो आप उसको जेल के अंदर डिटेन करके रखोगे। आफ्टर 3 मंथ्स सच अ केस इज़ ब्रॉड बिफोर एन एडवाइजरी बोर्ड, एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा, उसके सामने ये रखा जाएगा और फिर एक रिव्यू लिया जाएगा कि भाई पर्सन को जो हमने डिटेन किया था उसको हम छोड़ देंगे नहीं छोड़े। बट ये मोस्टली बहुत केसेस में ऐसा होता है कि 1-1 साल तक डिटेंशन खिंच जाता है। ठीक है, तो स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज़ क्या होता है? माइनॉरिटीज़ क्या होती हैं? ग्रुप होती हैं, कोई भी रिलीजन होगा या कोई भी कास्ट होगी, कुछ भी एक तबका ऐसा सोसाइटी का जो कि माइनॉरिटी है, जिसकी संख्या जो है बहुत कम है, जैसे जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, बुद्ध कितने कम लोग मिलेंगे, तो वो लोग क्या हो गए, उनको माइनॉरिटी का स्टेटस है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन रिलीजियन, ये मतलब ज़रूरी नहीं कि रिलीजियस के बेसिस पे ही कोई हो, हिंदू तो वो भी हैं, है ना, बट वो बुद्ध है, वो जैन, वो उनका अलग वो हो गया है ना, तो इसलिए उनको एक अलग ही सेफ गार्ड्स उन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं। तो ये हो गया बेसिक, हमने जो थोड़ा बहुत चीज़ों को जान लिया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज़ हम क्या रखते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव। अब इलेक्शन के अंदर आप सबसे पहले ये देखोगे कि यार इलेक्शन हो रहा है, तो बहुत तरीके से इलेक्शन कराए जाते हैं, एक तो डायरेक्ट होते हैं और एक इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट क्या होगा, एक तो आपने ना खुद जाके अपना प्रतिनिधि चुना, आप गए, आपने वोट डाला कि भाई मैं बीजेपी को या कांग्रेस को वोट देने वाला हूँ, तो वो गई डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब बीजेपी और कांग्रेस जाके अपने प्रेसिडेंट को चुनती है, तो हमने तो प्रेसिडेंट को डायरेक्टली नहीं चुना, हमने जो रिप्रेजेंटेटिव भेजा उस रिप्रेजेंटेटिव ने एक रिप्रेजेंटेटिव चुना, तो वो क्या हो गई, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी डिफरेंट होती है कि मतलब आप ना जो होता है वो पार्टिसिपेटिव नहीं हो। जैसे कि अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें, इन विच वेयर सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डे टू डे डिसीजन मेकिंग एंड इन रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और इसके बाद में इनडायरेक्ट क्या होता है, चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन गवर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द कंट्री। अब एक तो होता है कि आप डायरेक्ट, आप एक ना क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन अलग होती है, इनडायरेक्ट इलेक्शन अलग होता है, बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अलग होती है। अब अगर आप इसको ना कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ना लिटिल बिट ट्रिकी हो सकता है, लेट मी टेल यू, वेट, देखो होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन। और एक होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अब मान लो आपको कोई भी आपका प्रतिनिधि चुनना है, तो एक तो अगर मान लो आज एक लॉ बनना है कि भाई हमें यूसीसी जो है वो हमें पास करना है, मतलब यूसीसी हमको बिल पास करना है कि नहीं करना। एक तो ये जनता वोट डालेगी, अगर छोटी जनता है, अगर पॉपुलेशन कम है, तो यूसीसी में क्या करेंगे, वो डायरेक्ट लोग जाकर और अपना वोट डाल देंगे कि हाँ भाई हमें ये, हमारी मेजॉरिटी है, मान लो 100 लोग है, 100 जन है एक कोई भी अगर देश के अंदर, उनमें से 70 लोग बोल देते हैं कि भाई हाँ यूसीसी सही है, तो वो हो जाएगा। तो ये होगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी कि मतलब इंसान खुद ही पार्टिसिपेट कर रहा है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होगी कि जहाँ पे अपन रिप्रेजेंटेटिव, हम हमारे डिसीजन मेकिंग को किसी और पे कर रहे हैं, किसी को रिप्रेजेंटेटिव कर देते हैं। और एक होती इलेक्शन, मैंने जो अभी बताया वो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन इज़ डिफरेंट एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ डिफरेंट। तो इस टॉपिक को, ये चीज़ आप अच्छे से समझना कि दोनों चीज़ डिफरेंट है, ठीक है। अब आप ये बात करते हो कि अब अपना प्रतिनिधि चुनते हो। अब प्रतिनिधि चुनने का मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का 2 तरीके होते हैं, या तो आप एक पास द पोस्ट सिस्टम यूज़ कर सकते हो, एक आप यूज़ करते हो, और एक आप यूज़ करते हो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, जैसे मान लो एक कैंडिडेट खड़ा है, ये हमारा मान लो ये 4 देश है, ये राजस्थान मान लेते हैं, ये हमारा गुजरात है, ये वो है, चलो ठीक है ना, ऐसे 4 देश है, बिहार हो गया, ये यूपी ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मान लो गुजरात है, तो यहाँ पे ना एक वो होंगे, वोटिंग होंगे गुजरात के लिए,
ठीक है। गुजरात के अंदर सपोज मान लो किसी के पास 81 वोट्स, तो इसको एक बीजेपी को मिल गए मान लो, और 82 जो है वो कांग्रेस को मिल गई, तो यहाँ पे 82 कांग्रेस जीत गई। तो एक प्रतिनिधि इनका गुजरात से कौन आ गया? कांग्रेस वाला आ गया। वहीं अपन बिहार में जाएंगे तो मान लो 50 और ये 51 मान लो, तो 51 मान लो बीजेपी का, तो ये एक प्रतिनिधि इनका बीजेपी का आ गया। तो इस तरीके से सिस्टम जो होता है ये होता है पास द पोस्ट सिस्टम। अब एक हमारा हमने देखते हैं हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि मानो हमने 4 देश लिए, उसी से हम समझते हैं। अब इनमें से जैसे 81 है और 80 है, ये हमने बात की थी 50 और 51 है। अब ये जो ना बीजेपी का टोटल किया जाएगा और कांग्रेस का टोटल किया जाएगा, कितने वोट्स उनको मिले। तो ऐसे जब टोटल किया जाता है ना ये सबका एक साथ मिला के, तब ये चीज़ क्या हो जाती है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। ठीक है, तो दोनों के अंदर मेनली समझ आ गया। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है? नो नीड, यहाँ पे क्या होता है? द एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ईच कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमने देखा था कि ये कांग्रेस का या बीजेपी का आता है, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये भाई इलेक्टेड है। ठीक है, अब बात आती है कि नो नीड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इन द सिस्टम, हुएवर हैज़ मोर वोट्स, जिसके पास भी ज़्यादा वोट्स होते हैं देन ऑल अदर कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, उसको क्या कर दिया जाता है? इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जैसे हमने देखा अगर 51 है और 50 है, 51 जिसका होगा वो इलेक्टेड हो जाएगा, बट दूसरे वाले में डिफरेंट होता है। दूसरा वाला भी आया नहीं है, ये रहा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। तो हमने ये देख लिया था। और ये कहाँ पे फॉलो किया जाता है? इजराइल में एंड नीदरलैंड में, इसको हम ये फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ट्रीटेड एज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड सीट्स आर एलोकेटेड टू ईच पार्टी अकॉर्डिंग टू इट्स शेयर ऑफ वोट्स इन द नेशनल इलेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। इन कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना एंड पोर्टुगल द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू सेवरल मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ईच पार्टी प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ। अब इसके अंदर ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में भी क्या बहुत तरीके से होता है। अब एक तो आपने नॉर्मल जैसे मैंने बताया वोटिंग सिस्टम हो गया, एक लिस्ट सिस्टम भी होता है। जैसे मान लो अब टोटल होके आया बीजेपी के 100 आ गए, उसके 90 आ गए, उसके 80 आ गए। अब इसमें क्या होगा? एक मेजॉरिटी चाहिए होती है। मान लो 500 मेजॉरिटी है तो अभी बीजेपी के 100 हैं, फिर इसके 80 वाला हार गया तो 80 वाला भी किसको? 90 को मिल गया। अल्टीमेटली कौन जीतेगा? जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट है। मतलब इन सब के वोट्स जो हैं वो इसको मिल जाएंगे। तो ये क्या होता है? लिस्ट सिस्टम होता है। प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन है उसी के अंदर भी एक दूसरा सिस्टम है, दैट इज़ अ लिस्ट सिस्टम। और वो लिस्ट सिस्टम कहाँ फॉलो किया जाता है? अर्जेंटीना और पोर्टुगल के अंदर। आप नाम याद रख सकते हो कि जो नॉर्मल वाला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो इजराइल और नीदरलैंड में देखा जाता है, और जो लिस्ट वाला जो है वो अर्जेंटीना और पोर्टुगल में देखा जाता है। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट इजराइल सिस्टम ऑफ इलेक्शन। इजराइल में कैसे सिस्टम किया जाता है? तो इजराइल में क्या होता है? एक बार जब वोट्स काउंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ईच पार्टी इज अलॉटेड द शेयर ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट इन प्रपोर्शन। मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शनल वो होता है कि अगर किसी के पास 51% वोट है तो उसको पार्लियामेंट में 51% सीट मिलेगी, और अगर किसी के पास 20% वोट है तो उसको 20% सीट मिलेगी पार्लियामेंट के अंदर। तो ईच पार्टी फिल इट्स कोटा ऑफ सीट्स बाय पिकिंग दूज ऑफ इट्स नॉमिनीज फ्रॉम द प्रेफरेंस लिस्ट दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बिफोर इट्स इलेक्शन। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होगा? अ सिस्टम गेट्स द सेम प्रपोर्शन ऑफ सीट एज इट्स प्रपोर्शन ऑफ वोट। वही चीज़ बार बार में रिपीट है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंडिया में कहाँ देखा जाता है? राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं और जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। अब प्रेसिडेंट में वाले में क्या होता है कि जैसे लिस्ट सिस्टम होता है, और प्रोपोर्शनल में क्या होता है? जैसे राज्यसभा वाले में क्या होता है कि जितने भी मतलब आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में जितने भी आपके एमएलए हैं, और तो एमएलए आपके एक प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं राज्यसभा के अंदर, एक या जितने भी उनको भेजने होते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अकॉर्डिंग, तो वो होता है। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट हमने समझा ही दिया कि जो अपना ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या कॉन्सेप्ट है वो अपन ने समझा ही दिया। ठीक है, तो इंडिया हैज़ अडॉप्टेड पीआर सिस्टम ऑन ए लिमिटेड स्केल फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शंस। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब पीआर सिस्टम फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा एंड विधान परिषद। पीआर सिस्टम इन राज्यसभा इलेक्शंस क्या होते हैं? तो इट फॉलोज अ थर्ड वेरिएंट ऑफ पीआर, द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। एवरी स्टेट हैज़ अ स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। हर स्टेट के पास एक स्पेसिफिक कोटा, यही वही चीज़ है जो मैंने बोल दी है इनडायरेक्टली, और कंपेयर आपको बता ही दिया कि दोनों को कैसे कंपेयर करना है।
फिर होता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है, रिजर्व्ड होती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड SLA और SC एंड STs। कुछ सीटें होती है कि भाई इतना प्रोपोर्शन SC और ST को जाएगा। प्रोविज़न वॉज मेड इनिशली 10 साल के लिए, फिर 2023 तक बढ़ा दिया गया। ये सब चीज़ें पता है सबको। द पार्लियामेंट कैन टेक अ डिसीजन टू टेक फर्दर, अगर रिजर्वेशन उनको बढ़ानी है तो पार्लियामेंट कुछ भी ला के अपना लॉ बना सकता है। नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर बोथ ग्रुप्स इज इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर इन अ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और अकॉर्डिंगली पता है कि अगर SC ST की पॉपुलेशन अगर 30% है तो 30% जो उनका रिप्रेजेंटेशन जो होगा लोकसभा में वो भी उनका 30% होगा। ये सबको पता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पता है कि आप 18 साल के ऊपर हो जाओगे तो आप दे पाओगे। 1989 तक 21 था, फिर 18 किया गया। और किसके टाइम पे ये किया गया, राजीव गांधी के टाइम पे ये किया गया। राइट टू कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन, हर किसी के पास वो है, क्या बोलते हैं कि 25 साल होने के बाद में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो ये लेजिस्लेटिव असेंबली का हो या कोई अपना इसका लोकसभा का हो। ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव अगर हम बात करें, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, ये सब कौन है, एग्जीक्यूटिव है। ये क्या करते हैं, कोई भी लॉ है या वो है, कुछ भी चीज़ें हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। इट इज़ ऑफन इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी। The executive branch is not just presidents, prime ministers and ministers and extends to the administrative machinery. Political executive क्या होते हैं कि head of the government होते हैं and their ministers political जो है, जो चुनाव से बनकर आए हैं, और permanent जो कि आप बनने जा रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। हमें देख लिया टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या है। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या है, सिस्टम बेस्ड ऑन कलेक्टिव लीडरशिप और इंडिविजुअल लीडरशिप। इंडिविजुअल लीडरशिप में प्रेसिडेंट आते हैं, प्रेसिडेंट, और इसके अंदर पार्लियामेंट्री और सेमी प्रेसिडेंशियल आते हैं। पार्लियामेंट्री में मोनार्क और प्रेसिडेंट, जैसे कि आप UK के अंदर देखेंगे, उसका एक हेड मोनार्क होता है और एक प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये पूरा हमने चार्ट देख लिया है। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होते हैं, जैसे फ्रांस, रशिया और श्रीलंका में है। यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट भी के पास भी पावर होती है और प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर होती है, उसका भी कैबिनेट होता है, उसका भी होता है। बट जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो एड एंड एडवाइस ऑफ PM के काम करता है। बट प्रेसिडेंट जो होता है ना, वहाँ पे जो ये सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इनके पास भी अपनी एक यूनिक पावर्स होती है। तो इन कंट्रीज़ लाइक फ्रांस, रशिया, यहाँ में देख लिया, इट हैज़ बोथ अ प्रेसिडेंट एंड अ प्राइम मिनिस्टर बट अनलाइकली टू पार्लियामेंट्री सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंट कंट्रीज़ में कैसा है, US में हम देखेंगे प्रेसिडेंट है, कनाडा के अंदर आप देखोगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है यहाँ पे, और फ्रांस में अगर देखोगे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। जापान के अंदर कौन सा है, जापान के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है और एम्परर है। इटाली में कौन सा पार्लियामेंट्री सिस्टम है विद प्रेसिडेंट, जैसे कि हमारे यहाँ पे है। रशिया में कौन सा है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जहाँ पे प्रेसिडेंट हेड है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वो भी हेड ऑफ द वो एक हेड ऑफ द स्टेट और एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी क्या करती है कि भाई ग्राउंड लेवल पे जाती है और लोगों की समस्याओं का समाधान करती है, ये ब्यूरोक्रेसी का काम होता है। तो ये पॉलिटिकल पोजीशन नहीं लेगी, ये बैकएंड से काम करने की कोशिश करेगी ब्यूरोक्रेसी। अब उसके बाद में आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट टॉपिक क्या है, पार्लियामेंट क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी है, इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, हेल्प people in holding the representative accountable, it is the most representative of all organs of the government। कुछ भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं तो वो यहाँ से जो होते हैं वो करते हैं। इट इज़ वेस्टेड विद द पावर टू चूज़ एंड डिसमिस द गवर्नमेंट, इसकी वहीं पे गवर्नमेंट चूज़ करके जाती है और वहीं से जो गवर्नमेंट है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से वापस भी आती है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर, राज्यसभा और लोकसभा है, हमें पता ही है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द स्टेट्स द ऑप्शन ऑफ स्टैब्लिशिंग इधर अ यूनिकैमरल और बाईकैमरल। हम तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि राज्यसभा बनाओ, वो तो हमने अपने सहूलियत के हिसाब से बनाया। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि भाई तुम चाहे यूनी रखो चाहे बाईकैमरल रखो, तुम्हारी इच्छा है ये, ठीक है। ये सब हमारी खुद की इच्छा है। फिर इसके बाद में आता है फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, तो ये क्या करेगा, लेजिस्लेशंस, कोई भी देश के लिए कानून बनाना है वो बनाएगा, ठीक है। इनएक्ट लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव डज नॉट ओवरस्टेप इट्स ऑथोरिटी। अगर कल को प्राइम मिनिस्टर को मन करेगा कि भाई मैं तो ये कानून ऐसे बदल दूँ, लेकिन जब तक वो पार्लियामेंट में पास नहीं होगा तब तक वो नहीं बन सकता, तो एक एग्जीक्यूटिव पे होल्ड बना के रखता है वो।
टैक्सेशन प्रॉपर बजट आता है, फिर पास होता है, वो सब चीज़ें चलती है। रिसोर्सेज अगर किसी को भी पैसा चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो पास होके लेजिस्लेचर से ही निकलता है। एक डाइवर्जेंट व्यूज़ है मेंबर्स के, वो भी जो भी है वहाँ पे पार्लियामेंट से पता लगते हैं। एक डिबेट होती है, क्या सही है क्या गलत है, पब्लिक टॉपिक्स पे वहाँ पे डिबेट्स होती है। और अगर कोई भी जुडिशियल फंक्शंस हो गए, अगर किसी को रिमूव करना है, अगर कोई ओवर पावर कर रहा है, जुडिशरी पावर कर रही है, कुछ गलत कर रही है, तो उसको रिमूव करना, तो ये काम भी कौन करता है, यहाँ पे ये लोग करते हैं। फिर इसके बाद में आता है पार्लियामेंट्री कमेटी आती है उसके अंदर, तो उसका क्या काम है, वो बेसिकली उनके पास जो बिल पास होते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाते हैं, और अगर उसके अंदर कुछ भी फ्लॉज होते हैं तो उसको देखकर उसके अंदर से वो हटाया जाता है, और कुछ करप्शन वरप्शन नहीं हो तो उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेट किया जाता है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या होता है, दे कैन बी सेट अप for the purpose of discussing a particular bill like the joint committee discuss bill, or for the purpose of investigating financial irregularities. Member of this committees are selected from both houses. अब जो मेंबर जो होते हैं इस कमेटी के, वो दोनों हाउसेस से सिलेक्ट किए जाते हैं। अब जुडिशरी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अभी हमने किसके बारे में पढ़ लिया, हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ लिया। अब हम जुडिशरी के बारे में देखते हैं। सॉरी, क्या हो रहा है। ओके, तो हम जुडिशरी के बारे में बात कर रहे थे। तो जुडिशरी के अंदर क्या होता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हम देखते हैं कि हमने देखा कि 3 ऑर्गन्स है, तीनों क्या है, अलग अलग है। तो इस तीनों की इंडिपेंडेंस देखी जाती है। नीड ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कल को कोई भी अगर लॉ पास कर दिया जाएगा, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो वो बाउंडेड होगी एग्जीक्यूटिव के जो भी बोलते हैं ना दबाव से, वो उसके बाउंडेड रहेगी। तो उससे क्या होगा कि काफ़ी चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं, या जो जस्टिस किसी को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। एक जुडिशियल रिव्यू का भी काफ़ी कॉन्सेप्ट हमने देखा कि केशव नंदा भारती केस से ही आया था कि भाई अगर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है तो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक पावर है कि अंडर आर्टिकल 13 के अंदर वो अगर कोई फंडामेंटल राइट अगर किसी का हार्म हो रहा है तो उसको नल एंड वॉइड कर सकती है, वो उसको एक्ट को। ठीक है, फेडरलिज्म क्या है, तो फेडरलिज्म हमारी जो 7th शेड्यूल के अंदर जो लिस्ट बनाई गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, वो हमें बताती है कि कौन सा काम किसके अंदर आता है, कौन सा यूनियन कर सकती है, कौन सा स्टेट कर सकती है, और कौन दोनों ही कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये हमें देख लिया। चलो आज का हमारा ये टॉपिक बेसिक्स का ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।